आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। खान नीलामी के लिए आएगा अध्यादेश। 2G की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी को भी कैबिनेट की हरी झंडी। 64,840 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी हुई तेज। बीएसएफ का एक जवान शहीद। सीमावर्ती इलाकों से 7,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारतीय विरोध के बाद अमेरिका के रुख में बदलाव। पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ क्रेडिट देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर पीडीपी से औपचारिक बातचीत शुरू करेगी बीजेपी। बनाया 4 सदस्यीय पैनल। अरुण जेटली की अगुवाई में होगी बातचीत। और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ठोस शुरुआत। 1 विकेट खोकर बनाए 200 से ज्यादा रन। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का आज होगा ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट ने लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की खान नीलामी के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को पूर्वोत्तर राज्यों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने का निर्देश दिया। कैबिनेट ने 2G बैंड के सबसे बड़ी दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी को भी हरी झंडी दे दी। इस नीलामी से 64,840 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान है, जिसमें से 16,000 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में आने की उम्मीद है। कोयला, बीमा और भूमि अधिग्रहण सुधारों के लिए अध्यादेश लाने के बाद अब केंद्र सरकार लौह अयस्क और गैर कोयला खनिजों की खानों की नीलामी के लिए अध्यादेश लाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे खानों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। इस परियोजना में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए जिला खनिज कोष बनाए जाने का भी प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए लोगों से ज्यादा संवाद करने की भी नसीहत दी। हर मंत्रालय को जो ई बुक्स और ई पोर्टल पर कार्य करने की जो व्यवस्था है, उस ई पोर्टल और ई बुक्स के को और गहन रूप से अध्ययन करके हर मंत्रालय अधिक से अधिक लोगों के बीच में संवाद कायम करने के लिए ई माध्यम का उपयोग हो और आधुनिक व्यवस्था के तहत हर मंत्रालय के तहत हर मंत्रालय से प्रयास हो, और कुछ मंत्रालयों ने ये प्रयास किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने हर मंत्रालय के लिए प्राथमिकता तय करने का निर्देश दिया। इसके अलावा हर विभाग से पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। Every minister should have a schedule to visit the northeastern states and spend reasonable duration of their time reviewing their ministries or seeing how we can integrate the northeastern states more strongly. And it was a passionate appeal by the Prime Minister that Northeast should figure as a priority in each and every ministry. प्रधानमंत्री ने आगामी बजट को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने हर विभाग से बजट में जनता के सुझावों को शामिल करने को कहा। देश के प्रधानमंत्री ने अगले बजट के बारे में निश्चित रूप से हर विभागों को ये कहा कि जो नए सोच हैं, नए विचार हैं, नई आइडियाज़ हैं जो लोगों से आते हैं, आप अपने मंत्रालय के माध्यम से लोगों के बीच में जा करके लोगों से संवाद कायम करके लोगों को अपने माध्यम से प्राप्त करके नए आइडियाज़ जो देश के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो। कैबिनेट ने 2G बैंड के 800, 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी को भी मंजूरी दी। ये नीलामी अगले महीने शुरू होगी। इससे सरकार को 64,840 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के 20% जिलों में विशेष जांच टीमें गठित करने का प्रस्ताव किया है। हर टीम में 15 सदस्य होंगे। विशेष जांच टीमों के गठन का 50% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस बाबत राजनाथ सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। फिलहाल देश भर के उन जिलों में 150 टीमें गठित की जाएंगी जहां महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। विशेष जांच टीम का प्रमुख एसपी स्तर का अधिकारी होगा और 2 डीएसपी उसकी मदद करेंगे। 150 विशेष टीमों के लिए कुल 2,250 पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, जिनमें 750 महिलाएं होंगी और इन पर सालाना 84 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिनमें से 42 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार करेगी। इन टीमों को महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म, दहेज हत्या, तेजाब हमला और मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों की जांच सौंपी जा सकती है। टीम को महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने में भी सक्रियता दिखानी होगी।
रक्षा सौदों के लिए सरकार विदेशी कंपनियों को कानूनी तौर पर एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दे सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सरकार काली सूची में रखी गई कंपनियों के सभी मामलों की समीक्षा करेगी, जिसके बाद इन कंपनियों को सीमित आधार पर कारोबार की इजाजत दी जा सकती है। रक्षा मंत्री का मानना है कि इन कदमों से सेना के हथियार भंडार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार काली सूची में रखी गई रक्षा आपूर्ति क्षेत्र की कंपनियों के सभी मामलों की खुले मन से समीक्षा करने को तैयार है। इसी नजरिए के तहत टाटा ट्रकों पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सरकार ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया के गुण दोषों पर विचार कर इसे देश हित में बनाने की कोशिश करेगी। The blacklisting of company will be lifted to that extent. It's not a blanket lifting. Blacklisting के बारे में भी हम लोग क्लियर कट कैटेगोरिकल चार्ट बना के आपके सामने आ जाऊंगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी तक विदेशी रक्षा कंपनियों को कानूनी तौर पर एजेंट नियुक्त करने की अनुमति से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। Commissions, bonuses, success fees not accepted, not included. A reasonable payment to a person to represent a company acceptable. To run an office you require money. रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि नई रक्षा खरीद नीति की घोषणा भी अगले 1.5 महीने में कर दी जाएगी। इसमें घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और खरीद प्रक्रिया को तेज करने पर जोर होगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी पीडीपी के साथ बातचीत की औपचारिक शुरुआत करेगी। इसके लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय पैनल बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पैनल का नेतृत्व करेंगे। चुनाव नतीजे आने के 13 दिन बाद ही सही, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की कवायद अब आगे बढ़ रही है। सोमवार को दिल्ली में सूबे के बीजेपी विधायकों के कोर ग्रुप के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बैठक की। बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी पीडीपी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय पैनल बनाया है। इसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी महासचिव राम माधव, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा और निर्मल सिंह शामिल हैं। ये सभी पीडीपी के साथ सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पैनल का नेतृत्व करेंगे। पीडीपी के तरफ से भी कुछ पहल है, उस पहल को आगे बढ़ाते हुए विषयों पर चर्चा परामर्श करना है, ऐसा विचार हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है और जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती। अब जो गठबंधन बने, स्थायी गठबंधन बने और 6 साल के लिए सरकार चले, भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्रयास है। बीजेपी पीडीपी के बीच औपचारिक बातचीत की कवायद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि आफ्सपा का मुद्दा उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश विरोधी बताने वाली बीजेपी अब पीडीपी के साथ बातचीत कर रही है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर पीडीपी को समर्थन देने की बात दोहराई है। Congress can't do anything. BJP and PDP has to decide. They have the numbers. They have given the support, but it's for them to accept or not. हालांकि जानकार पीडीपी और बीजेपी के बीच होने वाली भावी गठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति को सबसे बड़ा पेंच मान रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की नीतियों और सिद्धांतों में काफी बड़ा अंतर है। राज्यपाल ने सूबे में नई सरकार के गठन के लिए 19 जनवरी तक का वक्त दिया है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 65 साल बाद योजना आयोग की जगह शक्ल लेने वाले नीति आयोग के उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया होंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके अलावा 6 सदस्यों की भी कल नियुक्ति कर दी। इनमें अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय और रक्षा मंत्रालय में पूर्व सचिव डॉक्टर वीके सारस्वत को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और स्मृति ईरानी की प्रधानमंत्री ने विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्ति की है। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने का ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने देश के विकास में सभी राज्यों को पूरी तरजीह देने की बात कही थी।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदाता सूची जारी कर दी गई। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने इसे जारी किया। इसका मकसद इस साल की पहली तारीख को 18 साल की आयु वालों को मतदाता बनाना है। इसके अलावा मतदाता गलती में भी सुधार करवा सकते हैं। नई मतदाता सूची में 1,30,85,251 मतदाता शामिल हैं। कारणवश से आपने अपना घर बदल लिया हो, ये भी हो जाता है, आपने अपना एड्रेस बदल लिया हो, या आपको लगता है कि कहीं पे किसी एंट्री में कोई एरर आ गया हो, तो आप उसको करेक्ट करवाने के लिए आपके पास अभी भी मौका है। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में आज धुंध कम रही, जिसकी वजह से विमानों की आवाजाही में खास दिक्कत नहीं आई। हालांकि श्रीनगर में रात का तापमान अब भी 0 से नीचे रह रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज रोज की तरह अफरा तफरी नहीं दिखी। कारण था मौसम की मेहरबानी। रनवे पर विजिबिलिटी सुधरने से अधिकतर फ्लाइट समय से रहीं। हालांकि उत्तर भारत के कई इलाकों में धुंध की वजह से आज भी करीब 32 ट्रेनें 2 से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। यात्री सही सूचना न मिलने से काफी परेशान हैं। बहुत लेट चल रही हैं और हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8-8 घंटे, 15-15, 20-20 घंटे लेट चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रात का तापमान भी बढ़ा है। आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ, पटना और देहरादून में भी रात का तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पहाड़ों की बात करें तो शिमला में सुबह का तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीनगर में ये अब भी माइनस में चल रहा है। आने वाले 24 घंटों में तापमान में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में कोहरा फिर से पैठ बना सकता है। कुल मिलाकर कड़कड़ाती सर्दी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमा पार से गोलीबारी रुक रुक कर लगातार जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर उल्लंघन करते हुए सांबा में भारी गोलीबारी की। इस हमले में एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई। देर रात आरएसपुरा सेक्टर में भी फायरिंग की खबरें हैं। बीएसएफ के सूत्रों का कहना है कि 100 से ज्यादा आतंकी 26 जनवरी से पहले घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। एक दिन की शांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर गोलियों और मोर्टारों की आवाजों से गूंज उठी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा, कठुआ में आबादी वाले इलाकों पर भारी गोलाबारी की है, जिससे बीएसएफ का एक जवान देवेंद्र सिंह घायल हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। हमने काफ़ी कोशिश की उनको बचाने की, सभी मेयर्स मतलब हमने एफर्ट्स लगाए, रिससिटेट भी किया, बट वो अफसोस की बचा नहीं सके हम उनको। लगातार होती इस फायरिंग का सबसे ज्यादा असर जीरो लाइन में मौजूद गांवों पर पड़ा है। उनकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। सांबा और कठुआ में ही 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। उनके जानवर और खेत में खड़ी फसलें पूरी तरह भगवान भरोसे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में फायरिंग हो रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस साल काफ़ी बार सीज फायर वायलेशन हो गई, काफ़ी फायरिंग हुई है, काफ़ी शेलिंग हुई है, लेकिन आज इस तादाद में फायरिंग हो रही है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये वार टाइम में ऐसी शेलिंग होती है। पुलिस एजेंसी यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए लगी हुई है। हमने बुलेट प्रूफ व्हीकल्स यहाँ सर्विस में दी हुई हैं, वहाँ से लोगों को सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि सीमा पार से बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चौतरफा फायरिंग की जा रही है। ये आतंकी 26 जनवरी से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में हैं। किसी ने किसी तरह से फायर करके, जैसे अभी 15 पोस्टों पर फायर किया, उनको जगह नहीं मिल रही तो जगह जगह फायर कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये टेररिस्ट को हिंदुस्तान के अंदर घुसाया जाए, जिससे कि कोई बड़ा वाकया किया जाए 26 जनवरी से पहले। लगातार हो रहे इन हमलों का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। सीमा पार से 2014 में 550 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जो पिछले 11 साल में किया गया सबसे ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को एक सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद से लड़ने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड शानदार है। अब इस सर्टिफिकेट के आधार पर अमेरिका पाकिस्तान को $53 करोड़ की सहायता राशि देगा।
अमेरिका के इस कदम पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के आरोपियों को पनाह देने के बावजूद पाकिस्तान का आतंक विरोधी रिकॉर्ड अमेरिका की निगाह में अच्छा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये सर्टिफिकेट दे दिया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। How the government of the United States decides to spend US taxpayers' money is entirely its prerogative. However, India does not believe that Pakistan is showing either sustained commitment or making significant effort. अमेरिका के इस कदम का राजनीतिक दलों ने भी कड़ा विरोध किया है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। What are the compulsions and political reasons for giving clean chits within Pakistan or from outside Pakistan? It's not acceptable to India. अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान को 53.2 करोड़ डॉलर का सहायता पैकेज देने वाला है, जो आर्थिक वृद्धि, सामुदायिक विकास और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में मदद के लिए होगा। विदेशी मामलों के जानकार अमेरिका के इस कदम को दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने के रूप में देख रहे हैं। सीज़फायर उल्लंघन आजकल लगातार हो रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले कई दिनों तक चलता रहेगा और बार बार होता रहेगा। इस सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसकी ओट में आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के इस महीने के अंत में इस्लामाबाद की यात्रा पर जाने से पहले ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बराक ओबामा के शरीक होने से पहले कैरी का भारत यात्रा करने का भी कार्यक्रम है। वे गांधीनगर में 11 जनवरी से शुरू होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भी शरीक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच पाकिस्तान को सर्टिफिकेट देने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा है कि अमेरिका ने लूगर बिरमन बिल के तहत पाकिस्तान को किसी भी तरह का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यह भी नहीं माना है कि पाकिस्तान का आतंक के खिलाफ लड़ाई में शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके तहत पाकिस्तान को किसी भी तरह की कोई सहायता राशि नहीं दी जा रही है। चीफ ऑफ डिफेंस इंटीग्रेटेड स्टाफ एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने भारत को चीन और पाकिस्तान से सावधान रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति से लैस हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है और ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। China's growing assertiveness and cooperation with Pakistan complicates external security environment, and we have to be prepared for a collision and a two-front war. जावा समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर एशिया विमान के मलबे को खोज रही टीम को सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली। खोजी दल को विमान की सीटें, सुरक्षा कार्ड और भी कई अहम चीजें मिली हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिल पाया है। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने को लेकर एक ध्वनि संकेतक यंत्र भी तैनात किया गया है। खराब मौसम के बावजूद बचावकर्मी विमान के मुख्य हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 34 शव निकाले जा चुके हैं। कच्चे तेल के दामों में आई रिकॉर्ड कमी को अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इस गिरावट से चिंता है। खासतौर पर रूस और यूरोपियन देश इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर कारोबार के दौरान कच्चे तेल का दाम $50 प्रति बैरल के भी नीचे आ गया। ये इसके 5 सालों का न्यूनतम स्तर था। दामों में आई इस गिरावट को लेकर अमेरिका खासा उत्साहित दिख रहा है और इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद भी बता रहा है। We've talked before about why we believe that falling gas prices are, as a general matter, pretty good for the economy, and it certainly is good for middle-class families that are being pinched. लेकिन अमेरिकी शेयर बाजारों में तेल कंपनियों के शेयरों में आई 5.5% की गिरावट इस दावे से उलट कहानी बयां कर रही है। Now, we think the story is largely a supply story, but there's certainly some demand aspects to it. And in fact, if you zero in on, for example, China and concerns that there's less demand. दरअसल कच्चा तेल इस समय राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। ओपेक ने उत्पादन घटाने से मना कर दिया है।
दूसरी तरफ अमेरिका भी सप्लाई कम नहीं कर रहा है। इसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिस पर अमेरिका यूक्रेन मसले को लेकर दबाव बनाना चाहता है। हालांकि चीन और दूसरे यूरोपीय देशों से मांग न बढ़ने से भी तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। रुपए के गिरते मूल्य के मद्देनजर भारत के लिए फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन अगर इससे वैश्विक आर्थिक मंदी को बढ़ावा मिलता है तो ये निश्चित ही आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल मंत्रालय ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के नाम की सिफारिश कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से साइना के नाम की सिफारिश तय सीमा तक मंत्रालय को नहीं मिली थी, जिस वजह से उनका नाम पहले नहीं भेजा गया। I'm just hurt by the news that my name was not sent to the panel who decides about the award. साइना नेहवाल की नाराजगी आखिरकार रंग लाई। खेल मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश कर दी है। मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि साइना की उपलब्धियों को देखते हुए उनका नाम पद्म पुरस्कार के लिए भेजा गया है। इस खबर के बाद साइना नेहवाल ने कुछ इस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लगता है। आई एम थैंकफुल टू सोनोवाल सर कि उन्होंने इतना ग्रेट स्टेप लिया और इतना जल्दी लिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ग्रेट ऑनर के लिए आपका नाम रिकमेंड किया जाता है। और बाकी मेरा काम है कंट्री के लिए खेलना, और हमेशा जैसे मैं खेलती आ रही हूँ, जितने टाइटल्स जीत रही हूँ, आई होप और मैं जीतूँ ऐसे ही। इस बीच खेल से जुड़ी हस्तियों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। साइना को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि खेल मंत्री जी का जो एक फैसला था वो बड़ा अच्छा था। इससे पहले ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश न किए जाने पर नाराजगी जताई थी। साइना को साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए आज 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान होगा। मुंबई में आज होने वाली बीसीसीआई चयनकर्ताओं की बैठक में युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग के नाम पर भी चर्चा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में 14 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व कप क्रिकेट के लिए आज टीम इंडिया का चयन होगा। ज्यादातर खिलाड़ी बीसीसीआई के पहले घोषित किए गए संभावित 30 खिलाड़ियों के पूल में से ही होंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा के चोटिल होने की वजह से ऑलराउंडर के चयन को लेकर चयनकर्ताओं को खासी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। अटकलें हैं कि चयनकर्ता पिछले विश्व कप के हीरो रहे युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग के नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। चयनकर्ता आज ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी खिलाड़ियों का चयन करेंगे। आईसीसी के नियमों के मुताबिक वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए अधिकतम 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सिडनी में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ठोस शुरुआत की है। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज वार्नर और रॉजर्स के बीच पहले विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी हुई है। भारत को वार्नर के रूप में पहला विकेट मिला। वार्नर शानदार शतक बनाकर आउट हुए। वार्नर को आर अश्विन ने आउट किया। रॉजर्स ने 95 रनों का योगदान दिया। तो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का शिकार बन गए। भारतीय टीम 4 बदलावों के साथ मैच खेल रही है। चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा और शिखर धवन को बाहर कर दिया गया, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। धोनी की जगह रिद्धिमान साहा ने टीम में जगह बनाई है, जबकि धवन और पुजारा के स्थान पर सुरेश रैना और रोहित शर्मा को मौका मिला। ईशांत शर्मा की जगह भुवनेश्वर कुमार को खिलाया गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश के विकास के लिए वैज्ञानिक शोध पर ज्यादा ध्यान देने की वकालत की है। बेंगलुरु में कल जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के रजत जयंती समारोह के समापन पर उन्होंने कहा कि देश को अभी इस दिशा में और काम करना है ताकि क्षमता का दोहन बेहतर तरीके से किया जा सके। It is widely felt that we have yet to realize our full potential in the field of scientific research and technological innovation. As the Indian economy continues on the path of rapid, more inclusive and sustainable growth, it will be all the more necessary to ensure that our capabilities in science and technology grow in strength. और अब बात एक खास शख्सियत की।
अपने अनूठे प्रयोगों से भारतीय सिने संगीत को नई ताजगी और ऊर्जा से भरने वाले संगीतकार ए.आर. रहमान का जन्मदिन है। संगीत में उनकी जादूगरी के मुरीद दुनिया भर में मौजूद हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, लेकिन संगीतकार पिता आर के शेखर को अपने नन्हे शहजादे दिलीप का हुनर उनकी उंगलियों में नजर आया। हुआ यूं कि इत्तेफाक से एक दिन स्टूडियो में 9 साल की उम्र में ए.आर. रहमान ने पियानो पर एक धुन बजाई। बाद में संगीतकार पिता ने इस धुन पर वेलिथम किंगडम पोल गीत बना डाला। ए.आर. रहमान का कंपोज किया ये पहला गीत है। करियर की शुरुआत जिंगल से हुई और फिर रहमान पर नजर पड़ी मणि रत्नम की, जिन्होंने रोजा का संगीत तैयार करने को कहा। रहमान ने अपने गानों में शास्त्रीय सुरों के साथ सिम्फनी धुनें और रेगे बीट्स जोड़े और एकदम नायाब संगीत परोसा। इसके बाद दक्षिण में उनका संगीत सर चढ़कर बोलने लगा। उत्तर भारत में उनकी पहुंच उनके आने से पहले ही हो गई थी, जब उनकी धुनों को बड़े बड़े संगीतकारों ने दिन दहाड़े चुराना शुरू कर दिया था। लेकिन रंगीला से उन्होंने बाकायदा हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद तो 90 के दशक में वो हमेशा छाए रहे। इस बीच उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों जैसे माइकल बॉल्टन और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ भी काम किया। उनके जादू से हॉलीवुड भी अछूता ना रहा। डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने पूरी दुनिया को एक नया एंथम दिया, जय हो। और रहमान को मिला ऑस्कर। रहमान का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। हो सकता है कि इस साल भी ऑस्कर में उनकी ये धुन बजे। उनके जन्मदिन पर हमारी यही शुभकामना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। खान नीलामी के लिए आएगा अध्यादेश। 2G की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी को भी कैबिनेट की हरी झंडी। 64,840 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी हुई तेज। बीएसएफ का एक जवान शहीद। सीमावर्ती इलाकों से 7,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारतीय विरोध के बाद अमेरिका के रुख में बदलाव। पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ क्रेडिट देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर पीडीपी से औपचारिक बातचीत शुरू करेगी बीजेपी। बनाया 4 सदस्यीय पैनल। अरुण जेटली की अगुवाई में होगी बातचीत। आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ठोस शुरुआत। 1 विकेट खोकर बनाए 200 से ज्यादा रन। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का आज होगा ऐलान।